नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। लखनऊ के काकोरी में दुब्बक इलाके में उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने आज कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें ATS कमांडो भी शामिल थे। यहाँ ATS को एक गैरेज में अलकायदा के दहशतगर्दों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद की कार्रवाई में 2 अफराद को पकड़ा गया, जबकि 5 फरार बताए जा रहे हैं। 3 घरों में कमांडो तलाशी कर रहे हैं। बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद होने की भी इत्तला है। इनमें कुकर और टाइमर बॉम्ब भी शामिल है। ATS ने आसपास के 500 मीटर दायरे में बने घरों को खाली करा लिया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। मकामी पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि ATS ने अल-कायदा से जुड़े अंसार गज़वतुल हिंद AGH के 2 मुबैना दहशतगर्द मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर को गिरफ्तार किया है। ये 15 अगस्त के आसपास फिदायीन हमला करना चाहते थे। लखनऊ समेत यूपी के 6 अजला उनके निशाने पर थे। ADG प्रशांत कुमार ने बताया कि ATS को खबर मिली थी कि अल-कायदा ने उमर हलमंडी को हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के अहकाम दिए थे। हलमंडी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर से दहशतगर्द सरगर्मियाँ चलाता रहा है। वो हिंदुस्तान में AQIS तंजीम में अराकीन की भर्ती करने और उन्हें रेडिकलाइज करने का काम करता था। हलमंडी ने लखनऊ में अल-कायदा का मॉड्यूल भी खड़ा कर लिया था। इसके ज़रिए मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात को अंजाम देने की तैयारी थी। बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार आसाम में अब लव जिहाद जैसा कानून लाया जाएगा। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये कानून ऐसे लोगों पर नज़र रखेगा जो अपना मजहब छिपाकर लड़कियों से शादी करते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि ये लव जिहाद कानून नहीं कहलाएगा और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों पर लागू होगा। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस कानून के आने के बाद हिंदू मर्द भी अपनी जानकारी छिपाकर किसी हिंदू खातून से शादी नहीं कर सकेगा। हम इस कानून के लिए लव जिहाद लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हमारा मानना है कि हिंदू भी धोखे से शादी नहीं कर सकता। जब मुस्लिम धोखे से हिंदू खातून से शादी करता है तो वही लव जिहाद नहीं है। मेरे लिए तो वो भी जिहाद है जब कोई हिंदू ऐसा करता है। ये कानून धोखा करके शादी करने वालों को रोकेगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान हमने अपने मैनिफेस्टो में इसका वादा किया था। उन्होंने कहा कि पहले हम गौ रक्षा का कानून लाएंगे, इसके बाद 2 बच्चों का कानून लागू करेंगे, फिर हम ये कानून लाएंगे। शादी के सिलसिले में कानून लाने के साथ साथ असम हुकूमत स्वदेशी आस्था और तहजीब की एक अलग से डिपार्टमेंट बनाएगी। इसका फोकस उन इलाकों पर होगा जहां मुस्लिम माइग्रेंट्स की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम इस डिपार्टमेंट के ज़रिए सभी मज़हबों के, सभी तहजीबों के मानने वालों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी आदिवासी यानी ट्राइबल जनता की अपनी ज़बान और उनके अपने कुछ तौर तरीके हैं, लेकिन अब तक की हुकूमतों ने उनकी तहजीब को बचाने के लिए कोई माली इमदाद नहीं की। हमने उनकी तहजीब को बचाने के लिए उन्हें सपोर्ट करने का फ़ैसला किया। हुकूमत ने इसके तहत बोडो, टी ट्राइब, मोरन, मोटोक, राभा और मिशन कम्युनिटीज़ की पहचान की है। अभी 10 रियासतों में जबरन मज़हब तब्दीली को रोकने के लिए कानून है। पहले तमिलनाडु में भी था, लेकिन 2003 में इसे बर्खास्त कर दिया गया था। अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके लिए कानून है। इनमें हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान में 5 साल तक कैद की सज़ा का प्रोविज़न है। SC ST और नाबालिग के मामले में ये सज़ा 7 साल की है। उत्तर प्रदेश में भी इसके लिए कानून बन चुका है। इसका ऑर्डिनेंस पिछले महीने ही कैबिनेट में पास हुआ था। इस कानून में जबरन मज़हब तब्दील करने पर 10 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से ऐन क़ब्ल हुकूमत ने आबादी कंट्रोल करने के ताल्लुक से कानून के मुसव्वदे को आवाम के सामने पेश किया है। इस बारे में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी मीडिया के सामने वजाहत पेश की है। आलमी यौम आबादी के मौके पर लखनऊ में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की नई आबादी की पॉलिसी को जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने आबादी की रोकथाम 15 वाड़े की भी शुरुआत की।
वज़ीर आला ने कहा कि नौ शादीशुदा जोड़ों को शगुन किट देकर फैमिली मनसूबाबंदी के तई हौसला अफजाई की जाएगी। साथ ही वज़ीर आला योगी ने सूबे के 11 अजला में कोरोना जांच के लिए कायम BSL-2 RT-PCR लैब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती आबादी के बारे में तशवीश का इजहार किया और कहा कि बढ़ती आबादी तरक्की की राह में रुकावट बन सकती है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ फोरम्स में 4 दहाइयों से मुसलसिल बातचीत जारी है। इस सिमत में मुतवक्को कोशिशें करने वाली रियासतों में मुस्बित नताइज सामने आए हैं, लेकिन इस सिमत में अभी भी मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। योगी ने कहा कि माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने उत्तर प्रदेश की आबादी की पॉलिसी बनाई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर माशरे में गुर्बत है तो इसका ताल्लुक़ आबादी में इजाफे से है। ऐसी सूरत हाल में आबादी की पॉलिसी का ताल्लुक़ न सिर्फ आबादी के इस्तेहकाम से बल्कि हर फर्द की ज़िंदगी में खुशी लाने से भी है। इसके साथ ही CM योगी ने कहा कि आबादी की शरह पैदाइश को यकीनी तौर पर कम करना होगा। इसके लिए आगाही मुहिम ही सबसे बड़ा काम है। हर एक तबके को बेदारी मुहिम से जोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री महोदय के नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आज उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य केंद्र एप्लीकेशन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस जिससे व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खासतौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों तो देश में आबादी की दुनिया में 100 साल से ज़ायद उम्र के लोगों की आबादी 5,73,000 के पार हो चुकी है। 1990 में ये सिर्फ 1.25 लाख थी। 30 सालों में ये तादाद 4 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। यूनाइटेड नेशंस का अंदाज़ा है कि आइंदा 30 वर्षों में यानी 2050 तक ये तादाद लगभग 37 लाख हो जाएगी। 1990 में 65 साल से ज़ायद की उम्र के 10,000 लोगों में से औसतन सिर्फ 2.9 ही 100 साल से ज़ायद जीते थे। 2015 में यह आंकड़ा 7.4 हो गया। 2050 में 23 पॉइंट होने का अंदाज़ा है। 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की सबसे ज़्यादा आबादी अमेरिका में है। इसके बाद जापान, चीन, हिंदुस्तान और इटली का नंबर आता है। चीन और हिंदुस्तान सिर्फ 5 साल में इस आबादी के बढ़ने की वजह है। हिंदुस्तान में 2015 में 27,000 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 100 साल से ज़ायद थी। चीन, जापान और इटली में 100 साल से ज़ायद उम्र के लोगों की तादाद तेज़ी से बढ़ेगी। 2050 तक चीन में फ़ी 10,000 पर 100 साल से ज़ायद उम्र के लोगों की तादाद 4.6 होगी, यानी करीब 5, जो आज के मुकाबले 13 गुना का इजाफा होगा। जापान में ये तादाद 9 गुना बढ़कर 41.1 हो जाएगी, जबकि इटली में 38.3 होगी। इधर हिंदुस्तान और अमेरिका में ये तादाद इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। अमेरिका में 2050 में फ़ी 10,000 पर 9.7 लोग ही 100 से ज़ायद उम्र के होंगे, जबकि हिंदुस्तान में ये तादाद 1.2 होगी। तब हिंदुस्तान और अमेरिका में कुल टोटल पॉपुलेशन चीन, जापान और इटली से नौजवान होगा। आखिरकार ट्विटर ने हिंदुस्तान के नए IT क़वानीन को मान लिया है। कंपनी ने हिंदुस्तान में अपने रेसिडेंट ग्रीवेंसेस ऑफिसर को अपॉइंट किया है। ट्विटर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया कि उसने विनय प्रकाश को ग्रीवेंसेस ऑफिसर बनाया है। हुकूमत ने 25 फरवरी को नए कानून लागू किए थे। इन क़वानीन का 3 महीने के अंदर यानी 25 मई से पहले अमल किया जाना था, लेकिन ट्विटर ने डेडलाइन ख़त्म होने के 46 दिन बाद इन क़वानीन पर अमल किया है। इससे पहले 27 जून को ट्विटर इंडिया के इंटरिम ग्रीवेंसेस ऑफिसर धर्मेंद्र चतुर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। इनके अपॉइंटमेंट
कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया ने नए आईटी कवानीन पर अमल करने के लिए इन्हें अपॉइंट किया था। इसके साथ ही कंपनी ने 26 में से 25 जून 2021 के बीच की अपनी पहली ग्रीवेंस रिड्रेसल रिपोर्ट, यानी अब तक जो शिकायतें आई हैं वो रिपोर्ट पेश की है। नए क़वानीन के मुताबिक इस रिपोर्ट को पेश करना ज़रूरी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने मुख्तलिफ अलग अलग जो पोस्ट आए हैं प्राइवेट इन पॉलिसी वायलेशंस से 133 पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया और 18,000 से ज़्यादा अकाउंट्स का उनके खिलाफ भी कार्रवाई की और उन्हें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करने के लिए सस्पेंड किया। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि ट्विटर अकाउंट सस्पेंशन से जुड़ी 56 शिकायतों पर कार्रवाई की गई। इन सभी शिकायतों का सॉल्यूशन निकाला गया है और ज़रूरी रिस्पॉन्स से मुतालिक इसमें ऑर्डर्स दिए गए हैं। इनमें से 7 अकाउंट्स को बहाल भी किया गया है। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 8 जुलाई को अपनी वजारत संभाली थी। इसके फौरी बाद उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को इंतबाह दिया था। उन्होंने कहा था कि मुल्क का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते दबदबे ने अमेरिका, रूस और हिंदुस्तान समेत कई मुल्कों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। ज़राए से अब जानकारी सामने आ रही है कि हिंदुस्तान के 50 डिप्लोमेट्स और मुलाजिमीन ने कंदाहार की एम्बेसी खाली कर दी। हालांकि ये इमरजेंसी वहाँ से सर्विसेज चालू रहेंगी। वजारत खारजा के तर्जुमान अर्दिम्बम बगाची ने कहा है कि वहाँ कौंसलेट को बंद नहीं किया गया है। कंदाहार में तालिबान और अफगानिस्तान की आर्मी में चल रही लड़ाई को देखते हुए स्टाफ को कुछ दिनों के लिए बुला लिया गया है। बताया जा रहा है कि एम्बेसी के स्टाफ को एयरफोर्स के एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से हिंदुस्तान लाया गया, लेकिन वहां जाने और वापस आने के लिए पाकिस्तान की रूट का इस्तेमाल नहीं किया गया। अफगानिस्तान में अपनी तारीख के सबसे लंबे 20 साल चली जंग के बाद अमरीकी फ़ौजियों की घर वापसी हो रही है। उस बगराम एयरबेस से अमरीकी फ़ौज लौट चुकी है जहां से जंग कंट्रोल की जाती थी। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी ने जंग में अमेरिका ने क्या खोया और क्या पाया इसका हिसाब किताब लगाया है। उसके मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में 167 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस दौरान 6,384 अमरीकी फ़ौजियों की मौत हुई, जिनमें प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमरीकी फ़ौजियों की रवानगी के बाद अफ़गानिस्तान का क्या होगा। लॉन्ग वॉर जनरल के मुताबिक 1 मई से ही फ़ौजियों की लौटने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और तालिबान ने अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया था। 1 मई को अफ़गानिस्तान के 407 में से 73 अजला पर तालिबान का कब्ज़ा था, लेकिन 29 जून तक ये कब्ज़ा बढ़कर 157 ज़िलों में हो चुका था। 151 ज़िलों में अफ़गानिस्तान हुकूमत से तालिबान के लड़ाके लड़ रहे हैं। सिर्फ 79 ज़िले ही ऐसे हैं जहां अफ़गानिस्तान हुकूमत की हुकूमत कायम है। अमरीकी खुफिया ओहदेदारों का अंदाज़ा है कि तालिबान ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेगा, यानी फिर वही हालात बनेंगे जो 2001 से पहले थे। अमेरिका में पिछले 10 बरस से अफ़गानिस्तान में हो रहा खर्च एक बड़ा मुद्दा था। इसे लेकर अलग अलग अंदाजे आए थे, लेकिन हालिया स्टडी ब्राउन यूनिवर्सिटी ने की है जिसमें कॉस्ट ऑफ वॉर को लेकर अलग अलग मद में खर्च हुए इनका ब्यौरा दिया गया। इसके मुताबिक $2.2 ट्रिलियन यानी करीब 167 लाख करोड़ रुपए अमेरिका ने खर्च किए हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि 2001 के बाद से अमेरिकी हुकूमत ने बैरूनी मुल्कों में फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए 4,40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन खर्च इससे कई गुना ज़ायद हुआ। ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि जंग के लिए खर्च का इंतज़ाम करने के लिए कर्ज लेना पड़ा और उस पर 20 साल में 40 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज में चले गए। 22 लाख करोड़ रुपए जंग में ज़ख्मी हुए फिज़िकली हैंडीकैप फ़ौजियों को देने में खर्च हुए। अमेरिकी हुकूमत के आंकड़ों के मुताबिक 2010 से 2012 तक हर वक्त अफ़गानिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा फ़ौजी तैनात थे। इसकी वजह से सालाना खर्च बढ़कर $100 बिलियन को भी पार कर गया था। ये खर्च इतना ज़्यादा है, ये इस बात से हम समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान का 2021-22 के लिए डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ रुपए का है। पिछले 20 साल में ये बड़ा ही है। अगर हम औसतन 3 लाख करोड़ रुपए के खर्च को भी पकड़ें तो 20 साल में 60 से 70 लाख करोड़ रुपए ही खर्च हुए होंगे। लेकिन अमेरिका ने जितना खर्च किया है वो हिंदुस्तान के 1 साल के डिफेंस बजट से 40 गुना ज़ायद है।
इसे लेकर अलग अलग अंदाजे हैं, अलग अलग स्टडीज़ हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी की कॉस्ट ऑफ वॉर स्टडी के मुताबिक अफगान जंग में 2,41,000 लोग मारे गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 2,670 किलोमीटर लंबी बॉर्डर पर क्रॉस बॉर्डर गोलाबारी और अमरीकी ड्रोन हमलों में 71,344 सिविलियन मारे गए। इनमें से 47,000 अफगानिस्तान में और 24,000 पाकिस्तान में मारे गए। अलग अलग स्टडी के मुताबिक 6,384 अमरीकी फौजियों की अफगानिस्तान में मौत हुई। इनमें प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं जो अमेरिका की तरफ से लड़े थे। वहीं 9,70,000 से ज़ायद अमरीकी फौजी अपाहिज हुए। अफगान मिलिट्री और पुलिस भी अमेरिका की जानिब से लड़ी और 66,000 से 69,000 के बीच उनकी मौतें हुई। तालिबान के लड़ाकों समेत मारे गए बागियों की तादाद करीब 84,000 है। अगर आप इसका मुकाबला हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच चली झड़पों से करें तो हमने भी बड़ी तादाद में फ़ौजियों को खोया है। फ़ौज ने 2016 में एक RTI एप्लीकेशन पर बताया था कि 2001 से 2016 के बीच 4,650 हिंदुस्तानी फ़ौजी शहीद हुए। वहीं 1990 से 2017 तक 27 साल में जम्मू कश्मीर में 41,000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं, यानी हर साल 1,500 से ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में हफ्ते के रोज़ हुए ब्लॉक प्रेसिडेंट के इंतखाबात में बीजेपी ने 825 ब्लॉक सीटों में से 648 सीटें हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की है। इनमें से 349 उम्मीदवारों को अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि हम 635 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। इंतखाबात की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पार्टी की बम्पर जीत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए इसे योगी हुकूमत की पॉलिसियों की जीत बताया। नतीजों को देखें तो समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छुपा रही है। अब तक समाजवादी पार्टी को 55 सीटों पर जीत मिली। राजधानी लखनऊ की 8 सीटों में से बीजेपी ने 7 और इंडिपेंडेंट ने 1 सीट जीती है, जबकि एसपी का खाता तक नहीं खुला। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पार्लियामेंट्री इलाके बनारस की 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। सीएम योगी ने ज़िले गोरखपुर में बीजेपी ने 20 में से 18 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी व उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने रियासत में इंतखाबी तशद्दुद पर रियासती हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वोटों की ताकत वाली जमहूरियत की जगह उत्तर प्रदेश में योगी का जंगल राज चल रहा है और ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। प्रियंका गांधी ने इंतखाबी तशद्दुद की वीडियो अपलोड करते हुए ट्वीट किया कि लोगों ने वोट देकर BDC मुंतखब किए। योगी जी के जंगल राज ने उन्हें गोली, बम, पत्थर, लाठी चलाकर धमकियां दी, उनका अगवा किया, खवातीन मेंबरों के साथ बदसलूकी की। वोट की ताकत वाली जमहूरियत पर योगी जी का जंगल राज भारी हो गया। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये मुल्क, उसकी जमहूरियत, उसके लोग उनसे बड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में होने वाले इंतखाबी तशद्दुद की वीडियो भी पोस्ट की और कहा कि बीजेपी के गुंडे तशद्दुद फैला रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना की तौसी पर तंज करते हुए इतवार के रोज़ कहा कि वज़रा की तादाद में तो इजाफा कर दिया गया है, लेकिन कोरोना वैक्सीन की तादाद कम हो रही है। राहुल गांधी ने वैक्सीन कहाँ है हैशटैग के साथ ट्वीट करके हुकूमत से कहा कि वज़रा की तादाद बड़ी है, वैक्सीन की नहीं। उसके साथ ही उन्होंने एक खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि मुल्क में हर दिन 88 लाख टीके लग रहे हैं। ऐसे में दिसंबर तक इस रफ्तार से महज 60% आबादी को ही टीका लगाया जा सकेगा। अगले साल उत्तराखंड में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के मद्देनज़र पहले दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इतवार के रोज़ उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। देहरादून में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को
खिताब करते हुए ऐलान किया कि दिल्ली की तरह अगर उत्तराखंड में भी हमारी हुकूमत बनेगी तो हर ख़ानदान को 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। आज इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। जैसा भी कर्नल साहब ने कहा, किसी भी परिवार में चले जाओ, सबसे ज्यादा दुखी कौन है? खासकर महिलाएं हैं। क्यों? आदमी कमाता है, कमा के महीने के अंत में अपने घर में अपनी धर्मपत्नी को, माँ को, बहन को लाके पैसे उसके हाथ में रख देता है। फिर पूरा महीने का खर्चा तो बेचारी महिला को चलाना पड़ता है। आमदनी बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड जो कि बिजली बनाता है, जो कि दूसरे राज्यों को बिजली देता है, दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, उत्तराखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? क्या कभी किसी भी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को फ्री में बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा? नहीं सोचा। उनके पास टाइम ही नहीं है, वो तो अपनी सत्ता की लड़ाई में लगे हुए हैं। जब टेहरी बांध बनाया गया था, टेहरी बांध बनाने के लिए जिन लोगों की जमीनें ली गई थी, जिन लोगों के रिसोर्सेज लिए गए थे, उनको वादा किया गया था कि तुम लोगों को कम से कम फ्री में बिजली दी जाएगी। किया गया था कि नहीं किया गया? क्या उनको फ्री में आज तक बिजली मिली? उनको भी बिजली नहीं दी। जो उनको वादा था, उनको भी बिजली फ्री में। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बीते दिन दुनिया भर में 4,22,706 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,48,365 लोगों ने इस वबा को मात दी और 7,081 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से जान गई। इस बीच ब्रिटेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हफ्ते के रोज़ वहां 32,365 लोगों में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। ये लगातार 5वां दिन है जब यहां 30,000 से ज़्यादा नए केसेस आए हैं। हिंदुस्तान में हफ्ते के रोज़ कोरोना के 41,463 मामले सामने आए। इस दौरान इतने ही यानी 41,463 मरीजों ने वबा को मात दी, जबकि 898 लोगों की बीते दिन इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 908 की कमी आई। रिकवरी की बात करें तो पिछले कई दिनों से कोरोना को मात देने वाले मरीजों की तादाद नए मुतासरीन से ज़्यादा रही है। रोज़ाना औसतन 40,000 लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसे में इतवार के रोज़ ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गया। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा के खिलाफ काफ़ी मौसर है और 90% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। ये इत्तला रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबर और रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबर ओरोनेसी बर्ग यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी के सरबराह सरगाई नीतिसोवोव ने दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक के आदाद और शुमार के मुताबिक स्पुतनिक वी समेत मैसेंजर आरएनए और कैरियर वैक्सीन डेल्टा वायरस के खिलाफ कारगर है और वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 90% तक मौसर है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन वैक्सीन को पहले बनाया जा चुका है उनका इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए क्योंकि वो भी कारगर पाई गई है। स्पुतनिक वैक्सीन को रूस के गामिलिया रिसर्च सेंटर ने तैयार किया और रूस दुनिया का पहला मुल्क है जिसने अगस्त 2020 में कोरोना वायरस के खिलाफ इस वैक्सीन को रजिस्टर करवाया था। साइंटिस्ट को पैसिफिक ओशन की गहराई में एक नायाब शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस मिला। इसे ग्लास ऑक्टोपस का नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस ऑक्टोपस की स्किन इतनी शफाफ है कि इसमें मौजूद सभी आज़ा आँखों से देखे जा सकते हैं। इसे फिनिक्स आइलैंड के पास देखा गया। साइंटिस्ट का कहना है कि ऑक्टोपस की इस स्पीशीज़ तक पहुंचना मुश्किल होता है क्योंकि ये बेहद गहराई में तैरते हुए नज़र आते हैं। इसे तब देखा गया जब कोई दूसरा जानवर इसे अपना शिकार बना रहा था। ग्लास ऑक्टोपस पानी के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान देखा गया। इस पर अब तक कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं की गई, इसलिए इसके बारे में कुछ ही बातें सामने आई हैं। इसका जिस्म 45 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। ग्लास ऑक्टोपस को इसके जिस्म पर पाए जाने वाले गोल गोल सकड़ छोटे होते हैं और उसकी आंखें चौकोर होती हैं। दुबई में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल बनाया गया है। इसकी गहराई 60.02 मीटर्स है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। दुबई के पास
नादल शेबा इलाके में बनाए गए इस स्विमिंग पूल का नाम डीप डाइव दुबई रखा गया है। इसके अंदर अपार्टमेंट, होटल और दुकानें भी हैं। इसके अंदर 1,40,00,000 लीटर पानी भरा जा सकता है, जो कि ओलंपिक साइज के 6 स्विमिंग पूल के बराबर है। पानी को हर 6 घंटे में फिल्टर किया जाएगा। इसके लिए नासा की जानिब से तैयार किए गए एक फिल्टर टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मदद ली जाएगी। 1500 स्क्वायर मीटर में फैली इस जगह का ज़्यादातर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा। स्विमिंग पूल में डाइव शॉप और गिफ्ट शॉप भी है। एक अपार्टमेंट और गैरेज भी मौजूद है। इसमें स्कूबा डाइवर्स के लिए कई तरह के कोर्सेज की सहूलत है। साथ ही यहाँ मीटिंग्स, इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जा सकेंगी। इसके अलावा 6 और 21 मीटर पर 2 सूखे कमरे हैं, यानी जहाँ पानी नहीं है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशी अल मखदूम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि डीप डाइव दुबई में एक दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। ये स्विमिंग पूल फ़िलहाल इनवाइट किए गए लोगों के लिए खुला है। आम लोगों के लिए बुकिंग जुलाई के ख़त्म में शुरू होगी। ब्रिटिश कारोबारी रिचर्ड ब्रांसन इतवार के रोज़ खला यानी स्पेस की सैर पर जाएंगे। अगर ये उड़ान कामयाब रही तो उनकी कंपनी वर्जिन स्पेस के लिए कमर्शियल टूर शुरू करने की जानिब सबसे बड़ा पड़ाव पार कर लेगी। रिचर्ड बतौर मिशन स्पेशलिस्ट स्पेसशिप 2 यूनिट से जुड़ेंगे। उनके साथ हिंदुस्तान की बेटी सिरीशा बांदला समेत 5 और लोग उड़ान भरेंगे। सिरीशा इस मिशन के बाद स्पेस में जाने वाली कल्पना चावला के बाद हिंदुस्तान में जन्मी दूसरी खातून बन जाएंगी। 34 साल की सिरीशा एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। उनके पास सफ़र को देखने के लिए एलन मास्क भी मौजूद रह सकते हैं। मास्क टेस्ला के सीईओ हैं और उनकी कंपनी स्पेस टूरिज्म की बड़ी खिलाड़ी बनने की कोशिश में जुटी है। I first heard that I was getting this opportunity, it was just, I think that probably captured it very well. I was speechless. I just always remember dreaming. दुनिया में अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए चीन खतरनाक तजुर्बों में जुटा रहता है। कोरोना वायरस की शुरुआत को लेकर दुनिया भर की जांच एजेंसियों की निगाह में आ चुका चीन अब सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके लिए वो 52 मुल्कों की 80 लाख से ज़्यादा हामिला ख़वातीन यानी प्रेग्नेंट वुमेन के जेनेटिक डेटा को चोरी छुपे स्टडी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन की फ़ौज ने इस काम में चीनी कंपनी BGI की मदद ली है। ये कंपनी दुनिया भर में हामिला ख़वातीन की क़ब्ल पैदाइश स्क्रीनिंग से जुड़ी है। इस जांच के बहाने BGI ग्रुप ने बड़ी तादाद में हामिला ख़वातीन का जीन्स का डेटा जुटा लिया है। इसे निफ्टी यानी नॉन इन्वेजिव फोटल ट्राइजोमी डेटा के तौर पर जाना जाता है। इसमें खातून की उम्र, वज़न, लंबाई और मकाम पैदाइश की जानकारी होती है। ऐसे ही कुछ फैक्ट्स की बुनियाद पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ऐसी खुसूसियात का पता लगाया जा रहा है जिनसे मुस्तकबिल में पैदा होने वाली आबादी के जिस्मानी सलाहियतों और खुसूसियत में बदलाव किया जा सके। बाइडेन इंतज़ामिया के सलाहकारों ने मार्च में चीन की इस तैयारी की वार्निंग दी थी। अमरीकी एक्सपर्ट्स मुतफक्किर हैं कि ये तजुर्बा अगर कामयाब रहा तो दुनिया भर की फार्मा कंपनियां चीन से जुड़ेंगी। इसके बाद चीन इन कंपनियों पर हावी होकर साजिश कर सकता है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि इससे चीन जदीद और इंतहाई ताकतवर फौजी तैयार करेगा। अमरीका को बड़ा डर ये भी है कि चीन इस तकनीक के ज़रिए बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरस तैयार कर संगीन बीमारियां फैला सकता है। साबिक अमरीकी काउंटर इंटेलिजेंस के अफसर अन्ना पुगलेसी कहते हैं कि चीन अपने यहाँ काम करने वाली कंपनियों को कौमी सलामती के नाम पर ताउन के लिए मजबूर कर सकता है। इस DNA डेटा एनालिसिस की बुनियाद पर चीनी फ़ौज और BGI ग्रुप साथ मिलकर फौजियों के जीन्स में बदलाव कर उन्हें संगीन बीमारियों से महफूज कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे फौजियों को ज़्यादा ऊंचाई वाले मोर्चों पर बीमारी और सुनने की सलाहियत में कमी जैसी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल भर में हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर तैनात ज़्यादातर चीनी फौजी बीमार पड़े थे। इसलिए तजुर्बे में उन फौजियों को भी शामिल किया गया है। अगर चीन तजुर्बे में कामयाब हो जाता है तो उसके फौजी ज़्यादा वक्त तक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात रह सकेंगे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।